हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित गर्ग और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के वीडियोस। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट 1 का रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि रियल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो दोस्तों, रियल नंबर्स को समझने से पहले हमें पूरा नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो दोस्तों, जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो सभी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब दोस्तों, काउंटिंग नंबर हमारे होते कौन से हैं दोस्तों, जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 अप टू n। दीज ऑल आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को दोस्तों हम कैपिटल N के थ्रू डिनोट करते हैं या फिर हम इसको शो करते हैं। अगर दोस्तों नेचुरल नंबर में जीरो को भी हम इंक्लूड कर लें, अगर जीरो नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड हो जाए तो दोनों मिला के जो हमारा नया नंबर बनेगा उसे हम बोलेंगे होल नंबर। तो दोस्तों, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से, जिसके अंदर हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं 0 1 2 3 अप टू n। तो ये जीरो से लेकर n तक की जो वैल्यूज आ रही है 0 1 2 3, दीज ऑल आर होल नंबर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की। दोस्तों, जिस टाइप से हमने अभी नेचुरल नंबर की और जीरो की बात की है, ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स है। उसी तरीके से हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। नेगेटिव नंबर स्टार्ट होगा दोस्तों -1 से, -1 -2 अप टू n। माइनस एन शो करना जरूरी नहीं है, n कोई भी नेगेटिव नंबर हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेगेटिव नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, -1 -2 -3 अप टू n। और दोस्तों, जो हमारा होल नंबर है वो कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से 1 2 3 अप टू n तक। अगर हमने नेगेटिव प्लस होल नंबर, जिसको हम पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो दोस्तों हमें मिलेगा इंटीजर नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं Z और I के थ्रू। Z और I हमारा इंटीजर को डिनोट करने का एक सिंपल सिंबल है। तो दोस्तों, इंटीजर नंबर के अंदर जो हम नंबर्स रखेंगे वो कहां से कहां तक होंगे हमारे पास, -1 -2 -3 अप टू n एंड 0 1 2 3 अप टू n। n is any number. n is any positive or negative number because this is positive and this is negative. These all numbers are integers number. दोस्तों, हम बात करते हैं फ्रैक्शंस नंबर की। दोस्तों, फ्रैक्शंस नंबर हम सभी को पता है, जिसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। वो सारे हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 1/3, these all are fractions number। तो दोस्तों, फ्रैक्शन नंबर और इंटीजर नंबर को अगर कंबाइन कर दिया जाए, तो उनका कॉम्बो ले लिया जाए, तो हमारा बनेगा रेशनल नंबर। वैसे दोस्तों, ये सारे के सारे ही हमारे नंबर कौन से हैं, रेशनल नंबर। अब हम प्रॉपर बात करते हैं एक्चुअल में रेशनल नंबर होता क्या है। दोस्तों, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम इजिली p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स। वेयर p एंड q both are integer numbers। p and q both are integers number and q is not equals to 0 because denominator is never be 0। q is not equals to 0 and p and q both are co-prime number। p and q both are co-prime number। तो दोस्तों, ये तीन कंडीशन हमारी रेशनल नंबर को फॉलो करती है। कोई भी रेशनल नंबर होगा उसे हम p/q के फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, जहां q की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए और p और q दोनों मिलके जो नंबर बनेगा वो हमारा इंटीजर नंबर होना चाहिए, और p और q दोनों को प्राइम नंबर। दोस्तों, को प्राइम नंबर के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे आगे की क्लास में। तो हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो दोस्तों, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग से मतलब है हमारा एक ऐसा नंबर जिसका कभी भी अंत ना हो, यानी जिसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2 √3 √7 पाई, these all are non terminating numbers because इनकी जो वैल्यूज है वो कहीं भी अंत नहीं होगी। तो ये सारे के सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इसी प्रकार से नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी हमारे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। दोस्तों, नॉन रिपीटिंग जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया 1.43 12
3142, तो डैश डैश डैश। तो देखो दोस्तों, ये जो नंबर है पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा और इस नंबर का कहीं अंत नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आगे डैश 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 किया है, इसका मतलब ये नंबर आगे कहीं भी जाके खत्म नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पे जो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जो डिजिट्स है वो कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है। तो इस टाइप के जो नंबर्स आएंगे वो हमारे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। और दोस्तों, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, जैसा कि अभी हमने सभी नंबर्स के बारे में स्टडी की है, तो रेशनल और इर्रेशनल इन दोनों नंबर के कॉम्बिनेशन को मिला के हमारा बनता है दोस्तों रियल नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। सो दोस्तों, अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। दोस्तों, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक छोटा सा लेमा है जिसको हम डिनोट करते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के थ्रू, जहां हमारी कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। दोस्तों, यहाँ a, b, q एंड r को हम सिंपली डिनोट करेंगे a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज क्वोशिएंट, r इज रिमाइंडर। इस पूरे प्रोसीजर को हम दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मैंने 18 में 4 का डिवाइड किया, तो 18 हमारा क्या बनेगा दोस्तों, डिविडेंड बनेगा, क्योंकि a की वैल्यू हमेशा b से बड़ी होगी, इट मींस डिविडेंड की वैल्यू डिवाइजर से बड़ी होगी। तो 18 हमारा बनेगा डिविडेंड, 4 हमारा बनेगा डिवाइजर। अगर हमने 18 में 4 का डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा है, 2। तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है इसको हम रिमाइंडर आर के थ्रू डिनोट करेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है 4, ये हमारा डिनोट करेगा किसको दोस्तों, क्वोशिएंट को। अगर मुझे इस फॉर्मेट के अंदर लिखना हो यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो दोस्तों हम इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां a की वैल्यू क्या है हमारा दोस्तों 18, क्योंकि ये डिविडेंड है। b की वैल्यू क्या है दोस्तों, हमारा डिवाइजर, क्योंकि ये 4 है। q की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, हमारी क्वोशिएंट की वैल्यू 4, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई दोस्तों हमारे पास 2। तो ये हमारा पूरा का पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक फॉर्मेट है, जिसको हमने एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। जो अभी टॉपिक पढ़ा है वो हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो एल्गोरिथम होती है, जिसका हम यूज करते हैं दो नंबर के बीच में एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, टू फाइंड द एचसीएफ बिटवीन टू नंबर्स 135 एंड 225। तो दोस्तों इन दोनों नंबर का मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना है। दोस्तों एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर्स। तो अगर मुझे इन दो नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो हमें उसी लेमा का यूज करना पड़ेगा जो अभी हमने सीखी है। वो हमने लेमा क्या पढ़ी थी, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो दोस्तों देखो, हमें कैसे यूज करके कैसे हम इन दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, हम देखते हैं एक एग्जांपल से। तो दोस्तों हमने दो नंबर लिया है 135 एंड 225। तो दोस्तों इन दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर बड़ा होगा वो हमारा डिविडेंड को रिप्रेजेंट करेगा, इट मींस वो a की वैल्यू होगी, और जो छोटा होगा वो b को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो डिवाइजर की वैल्यू होगी। तो अकॉर्डिंग टू लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जैसा कि हमने अभी सीखा है कि जो हमारा थ्योरम है, जो हमारा लेमा होता है वो क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों 225, b की वैल्यू कितनी है 135, q एंड r अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की है। अगर मुझे q और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम यूज करनी होगी, जहां मुझे 225 में 135 का डिवाइड करना होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिवाइड करके बता देता हूं। अगर हमने सिंपली 225 में 135 का डिवाइड किया, अगर 225 में 135 का डिवाइड किया तो 135 की टेबल में 1 टाइम 135 आएगा, तो ये तो हमारा क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा दोस्तों 90। बिकॉज अब जो 90 वैल्यू है वो 135 से छोटी है तो आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना हो गया दोस्तों 90, और जो हमारा क्यू है दोस्तों क्वोशिएंट है वो कितना हो गया दोस्तों 1। तो देखो हमने दोस्तों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1, और जो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 90। ये हमारा स्टेप 1 अभी कंप्लीट हुआ है दोस्तों, क्वोशिएंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमारा 90 आ रहा है, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा जब तक हम इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो पहले स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हमने इसको अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू सॉल्व किया है। अगेन अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो दोस्तों स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाने में एक छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है कि अब यहाँ स्टेप 2 में a और b की जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे स्टेप 1 में जो हमारा b की वैल्यू थी, स्टेप 2 में वो वैल्यू हमारी हो जाएगी दोस्तों a की, और जो हमारी r की वैल्यू थी स्टेप 1 में वो वैल्यू हमारी दोस्तों हो जाएगी स्टेप 2 के अंदर b की। तो दोस्तों देखो a की वैल्यू हमने पुट कर दी 135 और b की वैल्यू हमने पुट कर दी 90 स्टेप 1 में r की वैल्यू थी और 135 स्टेप 1 में b की वैल्यू थी। ये प्रोसीजर हमें कंटिन्यू करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। देखो दोस्तों यहाँ पे फिर से हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई हो रही है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब q और r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमें डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। 135 में किसका डिवाइड करना है हमें दोस्तों 90 का। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा डिवाइड करके फिर से अगेन बता देता हूं।
अगर हमने सिंपली 135 में 90 का डिवाइड किया तो 90 की टेबल पे 135 तो आएगा नहीं दोस्तों, लेकिन इससे कम वैल्यू 1 टाइम 90 ही आएगी और रिमाइंडर बचेगा 45। अगेन आगे ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो Q की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 और रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 45। तो Q की जगह हमने वापस 1 पुट किया और रिमाइंडर की जगह हमने दोस्तों पुट किया कितना 45। अब अगेन देखो दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ लिखा है अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें अगेन ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। नाउ अगेन वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगेन स्टेप 3 पे जैसे हम मूव करेंगे अगेन ए और बी की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी दोस्तों। स्टेप 2 में हमारे पास बी की वैल्यू 90 है, तो ये 90 वैल्यू हमारी स्टेप 3 के अंदर जो होगी वो ए की वैल्यू बन जाएगी, और जो आर की वैल्यू है हमारे पास स्टेप 2 में 45 वो स्टेप 3 के अंदर वैल्यू बन जाएगी दोस्तों बी की। तो यहां से हमारा वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई हो गया, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अगेन मुझे क्यू और आर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मुझे सिंपल डिवाइड मेथड यूज करना पड़ेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको वापस करके बता देता हूँ, 90 में अगर हमने 45 का डिवाइड किया तो दोस्तों 45 की टेबल में 90 इजिली 2 टाइम्स आता है, 45 टू ज़ा 90। तो दोस्तों देखो यहाँ पे डिवाइड पूरा पूरा हो गया, इट मीन रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हमने जब वैल्यू पुट करी तो हमारे पास 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। इस स्टेप 3 में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो दोस्तों कितना आ गया 0 आ गया। तो यहीं पे हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा और स्टेप 3 के अंदर जो हमारी बी की वैल्यू होगी इट मीन जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF, जिसे हम डिनोट करेंगे HCF ऑफ टू नंबर्स 135 and 225 is equals to 45. This is our solution. Thank you.